हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित बालोटिया और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं जो सीईटी फर्स्ट पेपर हुआ है आज 7 जनवरी 2023 को। उसका मैं कंप्लीट सॉल्यूशन लेके आया हूं आपके लिए। तो हम शुरू करने जा रहे हैं वीडियो। तो लीजिए, हम मैथ्स के क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। यदि ए की आई बी की आई से 3/5 गुणा है, इस 3/5 गुणा को आप ऐसे समझिए कि ए 3 है तो बी 5 है, तथा सी की आई बी की आई से 6/5 गुणा है, तो सी 6 है तो बी 5 है। तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, A/B इज इक्वस टू 3/5 और C/B इज इक्वस टू 6/5। अब देखिए, यहाँ पे बी है कॉमन और 5 है कॉमन, तो जो कॉमन है उसको तो छोड़ दीजिए आप। और क्वेश्चन को आप पढ़िए आगे कि ना, सी की आई ए की आई से, सी की आई का ए की आई से अनुपात, तो सी और ए का अनुपात जो है C/A पूछा है। तो सी मतलब 6 को पहले लिखिए और ए को बाद में लिखिए। तो ये रेशियो निकल के आया 2/1। C/A क्या है? 2/1। तो आपका आंसर 2/1 होगा। कुछ स्टूडेंट्स जो है 1/2 भी लगा के आ रहे हैं, नहीं ये गलत है, 2/1 बिल्कुल आपका सही होगा। क्लियर? देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। एक व्यापारी कुर्सी के अंकित मूल्य पर क्रमशः 20% एवं 10% की छूट देता है। तो ये छूट डिस्काउंट का क्वेश्चन है। डिस्काउंट पर एक मैंने बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है, उसमें ये सब चीज़ें बहुत बेहतरीन ढंग से समझा रखी है। और देखिए, छूट पर डिस्काउंट पर ही क्वेश्चन पूछ लिया गया है। यदि कुर्सी का मूल्य 2,000 रुपये है तो क्या कहेंगे हम? 2,000 रुपये पे आपने पहले डिस्काउंट दिया 20% माइनस 20%, तो 2,000 का 20% जो है वो हो जाएगा 400। तो 400 का डिस्काउंट दिया तो वस्तु हो गई 1,600 की। 1,600 पर फिर से 10%, तो 160 रुपीज़ और आप माइनस कर लीजिए। तो 160 जाएगा तो आएगा 1,440 रुपये। वेरी सिंपल। तो यहाँ पे भी बी आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर? तो आप समझ पा रहे हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा, उनमें से एक ने कुल डाले गए मतों का 65% प्राप्त किया। तो कुल मत हमने माना 100%, उसमें से जो है 65% जीतने वाले को मिल गए। तो आप यहाँ से देखते हैं, बाकी बचे जो वोट है 35%, वो किसे मिले होंगे? हारने वाले को। तो इन दोनों का जो डिफरेंस हो गया वो हो गया 30%। तो 30% जो डिफरेंस हुआ, मतलब ये 30% वोटों से जीत गया। और यहाँ बोल रहा है 420 मतों से विजयी हो गया। तो ये 30% इक्वस टू 420। ठीक है, 30% बराबर 420। तो 14×3 = 42 होता है। तो ये जो है कितना गुना है? 14 गुना। ठीक है, 14 गुना हो गया। क्लियर? और अब आप क्या कहेंगे? 14 गुना हो गया तो आंसर क्या होगा? हमने 100 माना था, तो 1400, 14 को 100 से गुना कर देंगे तो 1400, इसका भी आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यदि हम शिक्षक को छोड़ दें तो 40 छात्रों और एक शिक्षक की कक्षा में, तो मतलब 40 छात्र है और प्लस 41वां जो है शिक्षक है। मतलब ऐसे चलेंगे अपन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके स्टूडेंट्स है। और 40 तो स्टूडेंट्स है प्लस 41वां जो है वो है टीचर। ठीक है, यदि प्रारंभिक औसत आयु 18 वर्ष है, मतलब सबकी एवरेज, मतलब बच्चे छोटे होंगे 40 और टीचर तो बड़ा होगा, बट एवरेज जब निकाला तो सबका एवरेज 18 आ गया। क्लियर? सबका एवरेज क्या आ गया? 18 ईयर। तो उस हिसाब से अब क्या हुआ? अब बोल रहा है कि हम शिक्षक को छोड़ दे, तो शिक्षक को छोड़ दे तो ये नहीं रहेगा, तो टोटल लोग हो जाएंगे 40। अब 40 हो गए तो ये शिक्षक को छोड़ दिया, तो शिक्षक 18 भी अपने साथ लेके चला गया, एक 18 अपने साथ
लेके चला गया। क्लियर। फिर क्या होगा कि अगर शिक्षक को छोड़ दे तो औसत आयु 0.5 वर्ष कम हो जाती है। मतलब इन 40 की जो औसत आयु है, 40 की औसत आयु जो है वो आधा साल, 0.5 वर्ष मतलब आधा साल कम हो जाती है। तो 40 का आधा कितना, 20। तो ये टीचर अपना ये 18 तो लेके गया और साथ में इन सब में से आधा 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 करके 20 और लेके गया। तो टोटल कितना लेके गया, 38। मतलब जो 38 इस सब में से लेस हुआ है वो क्या हुआ है, टीचर की एज। तो टीचर की एज कितनी हो गई, 38 ईयर्स ओल्ड। क्लियर। आप समझ पा रहे हैं बिल्कुल क्वेश्चन हमने कैसे किया है। और बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि हमने क्लास में पहले कर रखे हैं, उसी ढंग से हम कर रहे हैं। सिंपल वैसे क्वेश्चन हो जाएंगे। मैथ्स रीजनिंग में आपके बिल्कुल मैंने जो क्लास में क्वेश्चन करवाए एज इट इज़ वही आए, आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं बिल्कुल। मैथ्स रीजनिंग में किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है, इसमें साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज दोनों का कंबाइंड क्वेश्चन दे दिया है। ऐसा क्वेश्चन मैंने क्लास में बहुत सारे करवाए स्टूडेंट्स को और मैंने कहा भी था कि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और बिल्कुल आ गए। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करते हैं, परसेंटेज से उठाते हैं। तो आप लिखेंगे 5% इज इक्वल टू 1/20 और 20 और यहाँ पे क्या दिया, 2 वर्ष दिया। तो आप लिखेंगे 20 का स्क्वायर 400। तो हमने 400 माना और 400 2 साल के लिए 1/20 गुणा और इधर भी 1/20 गुणा कर दिया इसको। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 20 और फिर से यहाँ पे 1/20 करेंगे मल्टीप्लाई इसको, तो यहाँ आ जाएगा 1। तो ये 1 जो है ये 1 ही है दोनों कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। तो देखिए जो है आपके SI आ गया वो आ गया 40, 20 20 + 20 40। और यहाँ पे 40 में जब एक और आपने ऐड कर दिया तो आ गया 41। ये जो 41 आया ये क्या है, आपके कंपाउंड इंटरेस्ट CI। तो जो आप देख पा रहे हैं डिफरेंस जो है वो 1 का डिफरेंस है। CI SI में जो डिफरेंस है वो 1 का डिफरेंस है। CI - SI = 1। और क्वेश्चन जो बोल रहा है वो कह रहा है अंतर होना चाहिए 25 का। तो आप कहेंगे 1 = 25, 1 = 25। और हमने अब क्या माना है, 400। तो राशि क्या है, तो राशि इधर आप 400 को मल्टीप्लाई करेंगे तो उधर भी 25 × 400 करना होगा। तो 25 चौक 100, तो ये आ जाएगा 10,000। क्या आंसर आ जाएगा, 10,000। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एकदम सिंपल तरीके से हमने किया है इसको और बिल्कुल ऐसे ही एग्ज़ाम पेपर के साथ आप एग्ज़ाम में कर सकते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन आए, सिंपल तरीके से हो जाएंगे। अब दोस्तों हम करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन। रीजनिंग के क्वेश्चन में बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से कई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करो। इस श्रृंखला में बताना है कि गलत कौन सा है। तो देखिए ये जो 14th आ रहा है ये क्या है, 2 + 2 की स्क्वायर + 2 की क्यूब। इनको आप जोड़ोगे तो 14th आएगा। ये जो है 39 जो है वो क्या है, 3 + 3 का स्क्वायर + 3 का क्यूब = 39। फिर 84 जो है वो है 4 + 4 का स्क्वायर + 4 का क्यूब, ये है 84। और ये 5 + 5 का स्क्वायर + 5 का क्यूब = 155। लेकिन देखो अब हम जब 6 + 6 का स्क्वायर + 6 का क्यूब जोड़ेंगे तो वो बैठेगा 258, लेकिन यहाँ पे 260 दे रखा है। तो यही गलत है सीक्वेंस के हिसाब से, बाकी सब ठीक है। क्लियर, समझ पा रहे हैं आप। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दे रखा है आपके लिए। देखिए दोस्तों पहले हम ये क्वेश्चन करेंगे, किसी सांकेतिक भाषा में, मतलब कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है ये। ट्रिपल का अर्थ DMOQHSS है, उसी भाषा में विक्ट्री का अर्थ क्या है।
तो इसमें मैंने करने का तरीका बता रखा आपको, आप ट्रिपल को लिखेंगे और उसके ऊपर हमेशा नंबर डाल देंगे, जो नंबर है वो डाल देंगे। टी का 20 होता है, आर का 18 होता है, आई का 9 होता है, मैंने इजोटी से आपको याद करवा रखा है। पी का 16 होता है, पी का 16 होता है, एल का 12 होता है, ई का 5 होता है, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे भी नंबर डाल देंगे। डी का 4 है, एम का 13 है, ओ का 15 है, क्यू का 17 है, एच का 8 है, एस का 19 है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए ये पैटर्न देखिए, एक बार यहाँ से ऊपर से नीचे आएंगे तो -1 हो रहा है, और इधर से भी ऊपर से नीचे आएंगे तो -1 हो रहा है। फिर यहाँ पे देखिए 12 से 13 +1 हो रहा है, और इधर से 18 से 19 ये +1 हो रहा है। फिर यहाँ पे 16 से 15 -1 हो रहा है, इधर -1 हो रहा है, फिर यहाँ पे +1 हो रहा है। तो एक बार -1 एक बार +1, ऐसे चलेगा ये। क्लियर? तो पैटर्न आपको समझ में आ गया। अब देखिए लास्ट में देखिए, ये y का नंबर है 25, और y से यहाँ पे आएगा, जैसे 5 से 4 आया वैसे ही -1, तो 25 का 24 हो जाएगा। 24 नंबर होता है x का। तो अब यहाँ पे जो आंसर आएगा हमारा, उसका पहला जो अल्फ़ाबेट होगा वो हमेशा x होगा। तो यहाँ पे पहला x नहीं है, यहाँ पे भी x नहीं है, और यहाँ पे भी x नहीं है, तो आपको आंसर यही मिलेगा। क्लियर? तो इट्स वेरी सिंपल। आप इसी तरीके से करेंगे एग्ज़ाम में तो आपका टाइम भी बचेगा, और यहाँ इस तरीके से हमें बिल्कुल एक्यूरेट आंसर मिलेगा विथ 100% ऑफ एक्यूरेसी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। बच्चों देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख पेड़, सागौन और सैलामेंडर के बीच संबंध का प्रतिनिधित्व करता है? ठीक है, तो अब देखिए, पेड़ जो है उसी के अंदर सागौन रहेगा, टीक जो है ये भी पेड़ है, ये भी पेड़ है, लेकिन सैलामेंडर जो है ये एक जीव है, मगरमच्छ और छिपकली जैसा होता है, तो ये अलग रहेगा। क्योंकि मैं बार बार बोलता था रीजनिंग पढ़ने के लिए आपको, अब इस क्वेश्चन में ये सैलामेंडर को देख के लोग कंफ्यूज हुए हैं। तो आपको साइंस, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स सब कुछ आती है, तो आपकी रीजनिंग ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। अब इसको देख के लोग समझ ही नहीं पाए कि कौन सा करेंगे, क्योंकि सैलामेंडर जिसको पता है वही कर पाएगा। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट फॉर अस। क्लियर? आप समझ पा रहे बात को? देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, दी गई प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब चुने जब दर्पण को रेखा ए बी पर रखा गया। दर्पण को यहाँ रखा गया, ठीक है। तो देखिए मिरर इमेज जो बनेगी इधर, वो एज इट इज़ ऐसी बनेगी, मैंने आपको बना दिया है। ये तीर का निशान दर्पण की तरफ है, उधर ही रहेगा, जो दूर है वो दूर जाएगा। और ये देखिए, ये सबसे पहले ये जो इधर है दर्पण की तरफ, वो इधर ही रहेगा। इधर वाला इसका साइड उधर है, उधर ही रहेगा। क्लियर? और दूसरा चेक करने का तरीका ये है कि आपकी ये जो है इधर, वो इधर है। क्लियर? तो अब इस टाइप से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। ये देखिए पहला, बिल्कुल सिमिलर बनाया मैंने, यही। तो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। आप इसको मिला लीजिए, इसमें उल्टा हो गया, ये देखिए यहाँ पे, तो ये क्रॉस हो जाएगा, ये तो बिल्कुल मैच कर ही नहीं रहा। क्लियर? ये तो बिल्कुल भी नहीं मैच कर रहा, क्योंकि यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो है, ये देखिए ये पलट गया, इधर होना चाहिए, ये इधर हो गया, ये भी नहीं हो पाएगा। और फिर से यहाँ पे ये भी इधर होना चाहिए, तो ये तो नहीं हो पाएगा। तो ये आंसर होगा। आप ऐसे बना के भी कर सकते हैं। क्लियर? अब देखिए, इसमें त्रिभुज काउंट करने हैं, तो आप 1 2 3 4, ये जो बड़ी संख्या है 4, इसको डबल कर देते हैं, तो यहाँ पे 8 हो जाता है। यहाँ पे हम 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 2 इनको जोड़ते हैं, 3 और 1 4, तो यहाँ से कितने 4, तो 8 + 4, और फिर इसके अंदर कितने 2, तो +2। और अब देखिए यहाँ से ये एक बड़ा ट्रायंगल बन रहा है, और यहाँ पे इधर देखिए ये भी एक बड़ा ट्रायंगल बन रहा है, तो 2 ट्रायंगल ऐसे और बन जाएंगे। तो 8 और 4 12, 14 और 16। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये लगी कि ऑप्शन में 16 से बड़ी कोई संख्या है ही नहीं, तो आपको और आगे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पे 16 ही हमारा
आंसर हो जाएगा बिल्कुल। तो आप समझ पा रहे हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन। इसमें कथन दे रखा है, गुणवत्ता का एक मूल्य टैग होता है। भारत शिक्षा के लिए बहुत सारा धन आवंटित कर रहा है। भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में जल्द ही सुधार होगा। देखिए, अगर बहुत सारा धन आवंटित कर रहा है तो गुणवत्ता में सुधार होगा ही होगा, होना ही चाहिए। तो फर्स्ट तो इसका सही हो जाएगा। लेकिन अब देखिए आगे क्या बोला, अकेले वित्त पोषण शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ा सकता है। नहीं, अकेले लिख दिया है। देखिए यहाँ पे अकेले वित्त पोषण, केवल पैसा ही नहीं बढ़ा सकता मूल्य को, ठीक है, गुणवत्ता को। तो पैसे के साथ में टीचर्स भी अच्छे चाहिए, आपको स्टडी मटेरियल भी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो ये गलत हो गया। तो अब इसमें देखिए केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए बी की बहन है। तो देखिए ए जो है वो बी की बहन है, बी की बहन है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बी इसका भाई हो गया। ये भाई बहन कुछ भी हो सकता है, केवल बोला है बी की बहन ए है। तो बहन कौन है? ए। लेडी को हम माइनस से लिखते हैं। सी बी की माता है, सी जो है वो बी की माता है। माता के लिए हम नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे ऊपर। फिर डी सी का पिता है। सी के भी पिताजी कौन है? डी है। ये पिताजी है, ये माताजी है और ये है। अब ई डी की माता है, ई डी पे इसलिए नहीं जा रहे, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ए और डी का संबंध पूछा है। तो पूछा है ए किस प्रकार से डी से संबंधित है। तो डी से संबंधित है, जिससे होता है उधर से तीर का निशान लगाते हैं, मैंने बता रखा आपको। तो इसके ये क्या लगेगा? पोत्री, मतलब ये इसके बेटी की बेटी। तो पुत्री तो नहीं होगी, दादा भी नहीं होगा, दादी भी नहीं होगी, ये क्या है? पोत्री। क्लियर? समझ पा रहे हैं आप कैसे हम क्वेश्चन को कर रहे हैं? ईजिली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संबंधित अक्षरों को चुनिए। तो देखिए एच जो है वो एस का विपरीत है, हाई स्कूल से मैंने आपको याद करवाया। जे क्यू का विपरीत है, जे एंड के से हमने याद किया है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर से। एल जो है ओ का विपरीत है और एम जो है एन का विपरीत है। तो यहाँ पे हमने मालवीय नगर से याद किया था। तो ये एक दूसरे के विपरीत बन रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे डी का विपरीत जो आएगा वो आएगा डब्ल्यू। तो डब्ल्यू यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, डब्ल्यू केवल कहाँ है? सी ऑप्शन में। तो इसको आप पूरा करने की आपको ज़रूरत ही नहीं थी, केवल डब्ल्यू लिखते ही हमें आंसर पता चल गया। तो विपरीत है ये। क्लियर? एनालॉजी वाला क्वेश्चन है ये, और हमने ऐसे क्वेश्चन क्लासरूम में किए हैं, अच्छे से किए हैं, आप कर पाएंगे। तो यहाँ पे रीजनिंग और मैथ्स में से एक भी क्वेश्चन गलत होने के कोई चांस है ही नहीं, बिल्कुल हो सकता ही नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 21 पुरुषों की एक पंक्ति में मनीष को दाईं ओर से 4 स्थान पर सरकाया गया है। तो देखिए जैसे मैं करता हूँ वैसा आप कीजिए। 21 पुरुष है पंक्ति में, तो आप बिठा दीजिए पंक्ति में 21 पुरुष है कुल। मनीष को दाईं ओर 4 स्थान पर सरकाया गया है। दायां, ये दायां होता है राइट, और ये जो लेफ्ट है ये बायां होता है। क्लियर? समझ पा रहे हैं आप? तो मनीष पहले यहाँ बैठा था, यहाँ से उसे उठा करके यहाँ बिठा दिया गया। मनीष पहले यहाँ था, उसको यहाँ बिठा दिया गया। कितना? 4 स्थान आगे सरका दिया गया। क्लियर? 4 स्थान आगे सरका दिया गया। और फिर आगे बोला अब वह बाईं छोर से 12वें स्थान पर है। मतलब यहाँ से अब उसका जो स्थान है नया वाला वो कौन सा है? 12वां है, 12th नंबर पर है। क्लियर? पंक्ति में दाएं छोर से उसका पूर्व में स्थान क्या था? तो दाएं छोर से। तो अगर इधर से ये 12वें स्थान पे चला गया तो इधर से इसका स्थान यहाँ पे कौन सा था? 8वां, क्योंकि 4 स्थान आगे गया था ना, तो 4 का डिफरेंस है, तो ये 8वां हो गया। अब बोला क्या है? दाएं छोर से पूर्व में उसका स्थान क्या? दायां छोर तो ये है, तो यहाँ से उसका पूर्व में स्थान क्या था? यही वाला स्थान पूछा है। तो इधर से तो 8वां स्थान है
और इधर से स्थान बताना है। तो मैंने आपको तरीका बताया है कि इधर ये 8वां है मनीष, तो इसके आगे 7 लोग खड़े हैं। आगे कितने लोग खड़े? 7 लोग खड़े। तो अब इधर आपको कुछ नहीं करना है, 21 माइनस 7 कर देना है, 14 आ रहा है। तो इधर से मनीष कौन सा होगा? 14वां। कौन सा होगा? 14वां। इधर से 14वां, इधर से 8वां। तो 8 8 और 14 में मनीष जो है 2 बार काउंट हो रहा है, तो 2 बार काउंट नहीं करना है, इसलिए हमने आगे वाले 7 को माइनस कर दिया। तो मनीष की आ गई 14वीं। तो आप ऐसे ही क्वेश्चन को करेंगे, ऐसे कर सकते हैं, अच्छे से हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। राहुल बिंदु आर से चलना शुरू करता है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राहुल जो है, आप यहाँ पे राहुल को ले लीजिए। राहुल बिंदु आर से चलना शुरू करता है। क्लियर? आर से चलना शुरू करता है। जो बिंदु टी के पश्चिम में है, जो बिंदु टी के पश्चिम में है, इसका मतलब हुआ कि बिंदु टी आर के पूर्व में होगा। और आपको पता है ये इधर पूर्व होता है और इधर पश्चिम होता है। तो आर के टी जो है वो होगा पूर्व में। क्लियर? तो पूर्व में होगा ये टी बिंदु, क्योंकि यहाँ बोला बिंदु टी के पश्चिम में। अब देखिए ये टी के पश्चिम में आ रहा गया ऑटोमेटिकली, तो आपको ऐसे ही बिठाना है। बिंदु आर से वह 20 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। बिंदु आर से वह 20 मीटर इधर जाता है दक्षिण की ओर, 20 मीटर नीचे चला गया, दक्षिण नीचे ही होता है, और फिर दाएं मुड़ता है। तो अब यहाँ पे देखिए दायां किधर होगा? इधर होगा। दायां किधर होगा? इधर होगा। दायां मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, और दायां मुड़ करके कितना चला? और 10 और चला। क्लियर? फिर वह दाएं मुड़ता है, फिर से दायां, तो दायां इधर होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लियर? तो फिर से दायां मुड़ गया, दायां मुड़ करके 6 मीटर चलता है, 6 मीटर, केवल 6 मीटर इधर चल गया। ठीक है, 6 मीटर चलता है और बिंदु सी पर रुकता है। यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये कौन सा बिंदु बोला? सी बिंदु पर रुक जाता है। गौरव, अब यहाँ तक देखिए, यहाँ तक तो राहुल की बात थी, यहाँ पे ये राहुल की कहानी खत्म हो गई, तो हमने राहुल को चला दिया। जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा आपको करना है, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, टाइम खराब हो जाएगा। एक लाइन आपको पढ़नी है और एक लाइन आपको ड्रॉ कर देनी है। गौरव बिंदु ए से चलना शुरू करता है। गौरव बिंदु ए से चलना शुरू करता है। अब यहाँ पे आप ढूंढ रहे हैं कि सर बिंदु ए कहाँ है, दिख ही नहीं रहा, तो दिखेगा अभी। देखिए आगे पढ़िए। जो बिंदु टी के 8 मीटर दक्षिण में है, बिंदु टी से दक्षिण में 8 मीटर, दक्षिण में 8 मीटर पर कौन सा बिंदु है? बिंदु ए। क्लियर? मिल गया ये बिंदु। अब ए बिंदु है, बिंदु ए से वह 10 मीटर पूर्व की ओर चलता है। पूर्व किधर है? इधर है, तो पूर्व की ओर चलेगा कितना? 10 मीटर। क्लियर? पूर्व की ओर चलता है और दाएं मुड़ता है। अब दायां किधर है? इधर की तरफ। दायां मुड़ता है और 6 मीटर चलता है। कितना? 6 मीटर। ठीक है, फिर वह दाएं मुड़ता है और फिर दायां मुड़ता है। अब इधर से देखिए दायां किधर होगा? इधर की तरफ, तो इधर की तरफ। फिर दायां मुड़ता है और 26 मीटर चलता है। 26 मीटर चलेगा मतलब लंबा चलेगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 10 मीटर लिखा है, तो यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर चल लिया, 10। और आगे जो था ये देखिए टी के पश्चिम में 16 मीटर है, तो ये 16 मीटर डिस्टेंस था। तो आगे यहाँ से 10 मीटर तक तो यहाँ चल लिया। अब यहाँ से यहाँ तक चला तो 16 मीटर हो गया, 16 हो गया। तो ये टोटल डिस्टेंस हो गई कितनी? 26। तो 26 चल लिया और बिंदु बी पर पहुँच कर रुक गया। ये बिंदु कौन सा मिल गया? बी। बी पर पहुँच कर रुक जाता है। तो बिंदु बी, बिंदु सी और बिंदु बी के बीच की दूरी बताओ। तो सी तो ये रहा और बी पॉइंट ये रहा, इसके बीच की दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपका बी जो ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ पा रहे? तो मैंने डायग्राम बना दिया आपके सामने। बहुत बड़ा क्वेश्चन था, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, डरना तो बिल्कुल भी नहीं है। बहुत जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना ही आसान है, आसानी से हो जाएगा। तो अब देखिए बच्चों, ये जो है सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है मैथ्स के। फर्स्ट शिफ्ट के जो है हमने रीजनिंग और मैथ्स के सारे क्वेश्चन कर लिए। अब हम सेकंड शिफ्ट वाले जो शाम को पेपर हुआ है सीईटी का, उसके क्वेश्चन देख रहे हैं मैथ्स के पहले। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है। एक राशि 3500 रुपये XYZ में इस प्रकार से विभाजित की जाती है कि x के हिस्से में 3 गुना, y के हिस्से में 5 गुना,
और जेड के हिस्से में 7 गुणा, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे 3 गुणा मतलब 3x, एक्स के हिस्से में 3 गुणा बराबर वाई के हिस्से में 5 गुणा बराबर जेड के हिस्से में 7 गुणा 7z, ये आता है। तो यहाँ पे x रेशियो y रेशियो z क्या आएगा? तो इसको करने का तरीका ये है कि जब आपको x चाहिए तो x को छुपा लीजिए और बाकी जो है 5 सत्ते 35 उनको गुणा कर दीजिए। अब y चाहिए तो y को छुपा लीजिए और बाकी जो है 7 या 21 उनको गुणा कर लीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए। और जब आपको z चाहिए तो z को छुपा लीजिए और 5 3 15, तो यहाँ पे 15 लिख दीजिए। तो ये इनके रेशियो आप मिल गए आपको। अब जैसे ही हमारे को रेशियो मिलते हैं, हम सबसे पहला काम क्या करते हैं कि आप इन रेशियो को जोड़ लीजिए। तो रेशियो को जोड़ेंगे तो आएगा 71, क्या आएगा 71। और पूछा क्या है, x का हिस्सा किसके बराबर है, तो x का हिस्सा निकालना है आपको। तो x इज इक्वल टू 35, x का हिस्सा कितना है 35, कितने में से 71 में से, इंटू टोटल राशि कितनी है 3550। तो 71 से ये कट जाएगा 50 टाइम और आंसर आ जाएगा 5 25 की 5 और 5 3 15 और 2 17, तो 1750 आपका आंसर आ जाएगा। बी आंसर इज़ करेक्ट। ये जो इन बच्चों ने लगाया है ये सही नहीं है, 1750 सही होगा। क्या आंसर सही होगा 1750, बी ऑप्शन सही होगा बिल्कुल। समझ पा रहे हैं आप? देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। 4 संख्याएं दी गई है, तो हमने मान लिया 4 संख्याएं कौन सी है, ए बी सी और डी। क्लियर? ए बी सी और डी 4 संख्याएं दे रखी है। प्रथम 3 संख्याओं का औसत, प्रथम 3 ये तीनों जो है मतलब ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वस टू औसत कितना है 15। तो अपन इनको बट्टा 3 करेंगे और बराबर 15 लिखेंगे और ये 15 थी 45 होके यहाँ पे 45 हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आ गया 45। अंतिम 3 संख्याओं का औसत 16 है। अंतिम 3 मतलब ये तीनों, अंतिम 3 मतलब लास्ट की 3। तो बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वस टू वट 16 और 16 48, तो यहाँ पे 48 आ जाएगा। क्लियर? 48 आ जाएगा। और इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें मिलेगा डी माइनस ए इज इक्वस टू 3, इज इक्वस टू 3। और यदि अंतिम संख्या 19 है, मतलब डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 19, तो 19 माइनस ए बराबर 3। तो ए की वैल्यू जो यहाँ से आएगी वो कितनी आएगी 16। ए की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी 16। तो इस बच्चे ने बिल्कुल सही किया है, 16। 16 आंसर बिल्कुल सही है, इसका सी ऑप्शन सही होगा। क्लियर? समझ पा रहे हैं आप? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, सरल ब्याज पर एक राशि 4 वर्ष में 1120, ठीक है, और 5 वर्ष में 1200 हो जाती है। मतलब एक साल में 1120 से 1200 हो जाती है। तो एक साल का जो ब्याज है वो कितना है 80 रुपये है। तो 4 साल का ब्याज कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, 4 साल का ब्याज कितना होगा 320, 8 चौक 32, एक का 4 हुआ तो 8, 80 का भी 4 होगा गुणा 4 गुणा, तो 8 चौक 32, 320 होगा। तो 320 है। तो अब हमें क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। तो मूलधन मतलब प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 1120 माइनस 320, तो प्रिंसिपल कितना होगा 800 रुपये। मतलब 4 वर्ष में 1120 हो गया। तो 4 वर्ष में ब्याज कितना निकाल लिया हमने 320, तो ब्याज को माइनस कर लिया अमाउंट में से, तो 800 रुपये आ गया आंसर। ये बच्चे ने बिल्कुल गलत कर रखा है, इसने 800 ये सही होगा। क्लियर? 800 बिल्कुल सही आंसर होगा। ये पेपर मैंने नेट से डाउनलोड किया है, थोड़ा सा रफ है, पता नहीं कौन सी वेबसाइट से डाउनलोड हुआ, तो ऐसा ही है, तो आप समझने की कोशिश कीजिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैथ्स का वो है, एक कस्बे की जनसंख्या 6000, यदि पुरुषों की संख्या 8% की दर से वृद्धि होती है और महिलाओं की 10% की वृद्धि होती है। क्लियर? तो जनसंख्या 6500 हो जाएगी। मतलब महिलाओं की जो बढ़ रही है वो तो 8% और पुरुषों की बढ़ रही है 10%, और सॉरी पुरुषों की बढ़ रही है 8% और महिलाओं की बढ़ रही है 10% की दर से। तो जनसंख्या 6500 हो जाएगी। तो कस्बे में महिलाओं की संख्या ज्ञात करो। क्या संख्या ज्ञात करनी है, महिलाओं की संख्या। तो
तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि यहाँ पे जो है 8% जो दे रखा है, मिनिमम पुरुषों की जो वृद्धि हो रही है वो कम हो रही है, महिलाओं की वृद्धि हो रही है वो ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट हम करेंगे इसको 8% और 10%। तो मिनिमम जो वृद्धि हो रही है वो हो रही है 8%। ठीक है, तो 8 × 48 और यहाँ पे बढ़ के कितना हो गया, 500 बढ़ गया। देखिए 6000 से 6500 हो गया, तो कितना बढ़ा, 500। और 8% के हिसाब से कितना बढ़ेगा, 8 × 48 480 बढ़ना चाहिए। तो 20। अब ये जो 20 है ये डिफरेंस आ गया इस बढ़ोतरी का और जो पुरुषों की 8% वाली बढ़ोतरी है उसका। तो अब ये जो है ये किसके बराबर है, 2% इज इक्वस टू 20। ये जो डिफरेंस है इनका 2%, तो 2% बराबर 20 आया। क्लियर। तो आपको चाहिए 100%। आपको क्या चाहिए, 100%। तो 100% कितना होगा, 20/2 × 100। तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 1000। कितना होगा, 1000। तो 1000 आंसर होगा इसका। क्लियर, बिल्कुल सही। 1000 इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था और अच्छी तरीके से आप कर पाएंगे और समझ भी पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ बिल्कुल समझ गए होंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो समबाहु त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात 36:25 है। तो होता क्या है, जब अनुपात दे रखा है और ये किसी का स्क्वायर है तो जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है वही रेशियो जो होता है वो किसका होता है, परिमाप का अनुपात भी होता है सेम। तो 6:5 आंसर आएगा। क्लियर। जो रेशियो यहाँ पे होता है रूट निकालने पर वही परिमाप का अनुपात भी होता है। क्लियर। तो ये चीज़ हो जाएगी बिल्कुल। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति के बाद आएगी। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले वो देखिए ऐसे इधर की तरफ आए, फिर दूसरा जो है ऐसे गया, फिर तीसरे में वापस ऐसे आया और चौथे में फिर से ऐसे हो गया। क्लियर। तो अब देखिए नेक्स्ट जो आएगी, मतलब क्या हुआ, ऐसे फिर इधर फिर इधर। तो अब नेक्स्ट किधर आएगा, तो नेक्स्ट आएगा वो होगा देखिए जो नेक्स्ट आएगा वो इस तरीके से आएंगी। देखिए यहाँ पे ऐसे, तो ऐसे इसमें तो नहीं है, बाकी यहाँ 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 तीनों जगह पे ऐसे ही है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे सर्किल खाली आया, फिर ये भर गया। अब जो नेक्स्ट यहाँ जो खाली था वो यहाँ भर गया और नेक्स्ट यहाँ खाली आया, जो यहाँ खाली आया वो यहाँ भर गया और यहाँ जो खाली आया वो यहाँ भर गया और ये आ गया। तो यहाँ पे ये गोला भरेगा, गोला भरा हुआ मिलेगा। तो गोला कहाँ भरा हुआ है, यहाँ तो है नहीं, तो इन दोनों में से है। ठीक है, इन दोनों में भरे हुए हैं। तो अब इन दोनों में देखते हैं। तो कैसे देखेंगे, क्योंकि अब देखिए भरा हुआ गोला यहाँ पे भी है, भरा हुआ गोला यहाँ पे भी है, पर यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है ये पहले आ चुका है, तो ये भी नहीं आएगा। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। तो आप ऐसे क्वेश्चन इस टाइप से करेंगे। समझ पा रहे हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी में प्रतिबिंब देखना है। तो पानी में जो प्रतिबिंब बनता है वो देखिए ऊपर से नीचे की तरफ बनता है ऐसा। क्लियर। तो ये वाला बनेगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, डी। जो यहाँ की चीज़ है वो ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली चीज़ नीचे चली जाएगी। क्लियर, सिंपल, लेफ्ट राइट चेंज होगा। इसमें है क्रिकेट खिलाड़ी टेनिस प्रशंसकों और विद्यार्थियों के बीच कौन सा संबंध दर्शाएगा। तो देखिए सिंपल सी बात है, जो क्रिकेट खिलाड़ी है वो टेनिस का प्रशंसक भी हो सकता है और जो टेनिस का प्रशंसक है वो विद्यार्थी भी हो सकता है और जो विद्यार्थी है वो क्रिकेट का खिलाड़ी भी हो सकता है। तो तीनों ही आपस में हो सकते हैं, कुछ कुछ, कंप्लीट नहीं, कुछ कुछ। तो तीनों में कुछ हो रहे हैं, तो इसका आंसर ये होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा इसका। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5 विद्यार्थी ABCD एक
पंक्ति में ई एक पंक्ति में बैठे हैं डी ई की दाईं ओर से। अब इस क्वेश्चन को देखिए हम कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को हम बार बार नहीं पढ़ेंगे। हमें बोला गया ए बी सी डी ई एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है, एक पंक्ति में बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं। डी ई के दाईं ओर है, डी जो है वो ई के जिसके है पहले उसको बिठाओ, ई के दाईं ओर, और दायां इधर होता है राइट। तो डी जो है ई के दाईं ओर, ई के दाईं ओर कौन बैठा है? डी बैठा है। ई के दाईं ओर, डी ई के दाईं ओर है, ई के दाईं ओर है। बी ई के बाईं ओर है, बी ई के बाईं ओर है, इधर बी है, क्लियर। लेकिन ए के दाईं ओर है, लेकिन ए के दाईं ओर कौन है? बी। ए के दाईं ओर है तो ए यहाँ आ गया, ए के दाईं ओर बैठा है बी, ठीक है। बी ई के बाईं ओर लेकिन ए के दाईं ओर है, ए के दाईं ओर है बी, बिल्कुल आ गया। डी सी के बाईं ओर है, डी जो है वो सी के बाईं ओर है, सी के बाईं ओर है डी, बिल्कुल आ गया बाईं ओर। तो सबसे बाईं ओर कौन बैठा है? सबसे बाईं ओर मतलब लेफ्ट साइड में कौन बैठा है? ए बैठा है। तो ए करेक्ट आंसर होगा इसका, बी आंसर इसका सही होगा, ए। क्लियर? कौन सा होगा ऑप्शन सही? बी ऑप्शन सही होगा, ए बिल्कुल करेक्ट। क्लियर? समझ पा रहे हैं आप? ये क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि देखिए यहाँ पे क्या है, 1 3 फिर 3 7 और 7 के बाद यहाँ पे जगह खाली है, यहाँ से 21। क्लियर? और एक दूसरी जो इसमें सीरीज़ बन रही है वो ये बन रही है 4 8 12 16 और ये वाली। तो इसमें तो आपको साफ दिख रहा है कि +4 +4 +4 +4 हो रहा है, 4 का पहाड़ा चल रहा है। 4 दूनी 8 8 दूनी और 4 3 12 4 चौक 16। सिंपल। नीचे वाली सीरीज़ तो आपको समझ आ रही है। ऊपर वाली सीरीज़ में क्या हो रहा है? +2 +2 +2 +2। तो देखिए करके देखते हैं। तो 1 में 2 जोड़ा तो 3 हुआ, 3 में +2 +4 +4 +2 +4 +6 +8 ऐसे चलेगा, ठीक है। माय मिस्टेक। तो 1 + 2 3 हो जाएगा, 3 + 4 7 हो जाएगा, 7 में 6 जोड़ेंगे तो आएगा यहाँ पे 13, और 13 में 8 जोड़ेंगे तो आएगा 21। बिल्कुल आ रहा है सर। तो आंसर क्या होगा आपका? 13। डी आंसर आपका करेक्ट होगा। यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट होगा? आंसर नंबर डी करेक्ट होगा, बिल्कुल। समझ पा रहे हैं आप बात को? कैसे हुआ, समझ आई बात? 2 सीरीज चल रही है, नीचे 4 4 4 प्लस में हो रहा है, ऊपर +2 +4 +6 +8 और हो जाएगा 1 3 7 13 और 21। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला गया है? अनीता भावेश की पत्नी है। अनीता जो है वो भावेश की पत्नी है। तो ए जो है अनीता वो भावेश की BH की वाइफ है, तो भावेश प्लस हो गया, अनीता माइनस हो गई। पति पत्नी का जो रिलेशन होता है वो इस डबल बॉन्ड के साथ शो होता है। अनीता भावेश की पत्नी है, वह चंचल अनीता की बहन है। चंचल जो है वो अनीता की बहन है। बहन मतलब फिर से माइनस हो गया, चंचल अनीता की, इन्हीं की बहन है, मतलब इनकी साली हुई, साली साहिबा, ठीक है। अनीता की बहन है। दिनेश चंचल का पिता है। दिनेश जो है वो कौन है? चंचल के पिताजी है, दिनेश। क्लियर? पिताजी है मतलब प्लस हो गए, पुरुष है। दिनेश चंचल के पिता है, जबकि रमेश दिनेश के पुत्र है। रमेश जो है वो दिनेश के पुत्र है, तो दिनेश के एक पुत्र भी है, कौन है? रमेश। ये भी प्लस हो गए, तो ये इसका भाई हुआ। ऑब्वियस सी बात है, पिताजी का पुत्र भाई होगा, ठीक है। रमेश दिनेश का पुत्र है। रमेश का भावेश से क्या संबंध है? रमेश का भावेश से क्या संबंध है? ये इसका भावेश से क्या संबंध है? साला है, ऑब्वियस सी बात, साला। क्लियर? तो बिल्कुल सही, साला होगा। रमेश का भावेश से क्या संबंध है? इसका साला होगा। क्लियर? बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अच्छा झगड़ालू बनने के लिए एक आदमी को बुद्धिमान होना चाहिए। अच्छे झगड़ालू बातूनी और उबाऊ होते हैं। अच्छे झगड़ालू मतलब जो झगड़ा करेगा वो बहुत ज़्यादा बातूनी होगा और उबासिया लेगा बीच में।
सभी बुद्धिमान व्यक्ति उबाऊ होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे उबाऊ किसको बोला है? झगड़ालू को। इसका मतलब ये नहीं हो रहा कि सभी अच्छे झगड़ालू बुद्धिमान, मतलब सारे बुद्धिमान झगड़ालू होंगे या सारे बुद्धिमान उबाऊ होंगे, ऐसा कहीं नहीं बोला गया है। बिल्कुल आपको नेगेटिव नहीं लेना, ऑलवेज पॉजिटिव निष्कर्ष ही सही होते हैं। सभी बुद्धिमान व्यक्ति अच्छे झगड़ालू होते हैं? सभी नहीं, यहाँ पे बोला है अच्छा झगड़ालू बनने के लिए एक आदमी को बुद्धिमान होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं बोला है कि सभी बुद्धिमान व्यक्ति झगड़ालू होते हैं, बिल्कुल भी नहीं बोला गया। तो फर्स्ट सेकंड दोनों ही अनुसरण नहीं करते, न तो फर्स्ट ना ही सेकंड, ये बिल्कुल सही है, सही किया। तो ये होगा आंसर इसका, बिल्कुल करेक्ट। समझ पा रहे हैं आप? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये यहाँ पे क्या दे रखा है? 9 + 7, 7 का स्क्वायर किया 49, उसमें 9 जोड़ा तो 58 हो रहा है। 11 का स्क्वायर किया 121, उसमें 3 जोड़ा तो 124 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे होना चाहिए 5 का स्क्वायर 25 + 13, तो 5 3 8 और 2 1 3, तो 38 आंसर आना चाहिए। तो इसका 38 सही होगा। करेक्ट आंसर इज 38। क्लियर? समझ पा रहे हैं आप? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। किसी कूट भाषा में गॉड शब्द का कूट 78 है। तो इसके लिए क्या किया? देखिए, गॉड में जी का 7 नंबर होता है, ओ का 15 होता है, डी का 4 होता है। मैंने आपको बता रखा है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम आंख बंद करके सबसे पहला काम जो करेंगे वो नंबर लिखने का करेंगे। जैसे ही नंबर लिखोगे आप, उनको ऐड करेंगे तो 26 को अपने को 78 बनाना है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 78 बन गया यहाँ पे। और 3 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 3 डिजिट्स ही, 3 अल्फ़ाबेट्स ही दे रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जी का 7 होता है, आर का 18 होता है, ई का 5 होता है, ए का 1 होता है, टी का 20 होता है। इन सबको जोड़ेंगे तो 51 आएगा। 51 को 1 2 3 4 5 अल्फ़ाबेट से बनाए, ग्रेट, तो 5 से गुणा करेंगे, तो 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 255, बिल्कुल। तो जी का होता है 7, आई का 9, एफ का 6 और टी का 20। इन सबको जोड़ा तो आया 42। 42 को जी आई एफ टी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 2 ज़ा 8, तो 8 यहाँ आ रहा है। तो दिस वन इज़ आवर करेक्ट आंसर। क्लियर? समझ पा रहे हैं आप? दिस वन इज़ आवर करेक्ट आंसर। तो आंसर क्या होगा? ये आंसर होगा। समझ आई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 3C 2B 4A। यहाँ पे देखिए क्या है? 3 और 9, और 9 3 को हम गुणा करेंगे तो आएगा 27। क्लियर? इधर भी देखते हैं, 16 चौक 64। तो अब सिंपल सी बात आप समझ गए, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 8 तो आएगा ही आएगा। फिर देखिए क्या है? ABC, तो AB और यहाँ पे C बीच में आएगा, और यहाँ पे देखिए CAB, तो ABC आएगा तीनों जगह पे, तो यहाँ पे 8C आएगा। 8C इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? समझ पा रहे हैं आप बात को? तो बहुत अच्छे क्वेश्चन आए, मैं आपको अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। पूरा वीडियो देखिए, और वीडियो को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो अपनी मैथ्स और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग कर पाए, और जो उन्होंने गलतियाँ की है वो सुधार पाए। क्योंकि जो CET 10+2 नेक्स्ट मंथ होने वाला है, उसमें अभी 1 महीना पूरा पड़ा है, और हम आराम से क्वेश्चन को कर पाएंगे 1 महीने में। मैं गारंटी लेता हूँ आप मैथ्स रीजनिंग में सारे क्वेश्चन सही करके आएंगे मेरे तरीक़ों से। और जिस तरीके से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, आप देख ही पा रहे हैं कैसे हम कर रहे हैं और क्या हम कर सकते हैं। तो बच्चों, आज 7 जनवरी को जो CET का पेपर हुआ, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों में जो मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन आए वो सारे हमने सॉल्व कर लिए, अच्छे से बना लिए, सबके आंसर की मैंने आपको दे दिए, तो आप मिला सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए GK GS हिंदी इंग्लिश के भी क्वेश्चंस लेके आऊँगा। बिल्कुल, धन्यवाद। तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और बने रहिए हमारे साथ। हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे क्वेश्चंस विद कंप्लीट सॉल्यूशन लेके आएंगे हर एक एग्ज़ाम का। धन्यवाद।